हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ राज यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी की जो टीजीटी और पीजीटी की जो संशोधित वैकेंसीज़ की जो नोटिफिकेशन आई है उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर यूपी की जो यूपीएससी एसएसबी की जो नोटिफिकेशन यहाँ पर आई है वो उसके बारे में आज हम लोग कंप्लीट यहाँ पर देखने वाले हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें उसमें बताई गई हैं, और हर एक पहलू के बारे में इसमें हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। कोई भी पहलू यहाँ पर छूटेगा नहीं, और आपके जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी आपके मन में कुछ अगर प्रश्न है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं टीजीटी के बारे में। ठीक है, टीजीटी यानी 10 ग्रेजुएट टीचर के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आवेदन की तिथि से रिलेटेड यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। जैसे कि इसमें आवेदन की प्रक्रिया को 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ठीक है, 3 चरणों में बांटा गया है। सबसे पहले आवेदन के लिए पंजीकरण करना है, उसके बाद ऑनलाइन शुल्क जमा करना है, और अंत में जो है इस आवेदन को सबमिट करना है। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट्स आप बिल्कुल याद रखिएगा। ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण की जो प्रारंभिक तिथि है वो है 16/3/2021। ठीक है, तो ये 16/3/2021 से शुरू हो चुकी है, और आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि है, प्रारंभिक तिथि, वो भी 16/3/2021 है, यानी कि शुल्क जमा करने की भी तिथि प्रारंभ हो चुकी है। इसके बाद पंजीकरण की जो अंतिम तिथि है उसको याद रखिएगा। ये एक इम्पोर्टेंट डेट है जो कि है 11/4/2021, यानी 11 अप्रैल 2021 से पहले पहले आपको अपना पंजीकरण कर लेना है। ऑनलाइन शुल्क जमा करने की तिथि इसके ठीक 2 दिन बाद, यानी कि 13 अप्रैल 2021, और अंत में जो है अपना आवेदन सबमिट करने की जो आपकी अंतिम तिथि है वो है 15/4/2021, यानी 15 अप्रैल 2021। इससे पहले पहले आपको अपना पूरा फॉर्म जो है फिलअप करके सबमिट कर देना है। ठीक है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ पर जाकर इसे ईजिली देख सकते हैं। तो ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर आवेदन करने की जो प्रक्रिया है उसको 3 चरणों में विभाजित कर दिया गया है। इसमें सबसे पहला चरण है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, उसके बाद दूसरा चरण है फीस भुगतान का, और तीसरा चरण है फॉर्म सबमिट करने का। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे एक महत्वपूर्ण बात आप लोगों के लिए दिया गया है, ये आवेदन शुल्क से संबंधित है। ठीक है, तो अनारक्षित जो है उनके लिए आवेदन शुल्क है 700 रुपये, और ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क है 50 रुपये। तो यहाँ पर ऑनलाइन आप जहाँ भी ऑनलाइन का काम कराने जाएंगे तो उसके लिए भी यहाँ पर फ़ीस निर्धारित कर दी गई है, जो कि है 50 रुपये। तो कुल मिलाकर के आपको 750 रुपये देने होंगे। किसको? मतलब कि अनारक्षित और सामान्य वर्ग वालों को। ठीक है, फिर है ईडब्ल्यूएस वाले के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 400 रुपये फ़ीस निर्धारित की गई है। ऑनलाइन शुल्क 50 रुपये है, तो कुल मिलाकर के ये 450 रुपये हो जाते हैं। इसके बाद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वैसे ही 750 रुपये, अनुसूचित जाति के लिए 450 रुपये, और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये यहाँ पर शुल्क निर्धारित किया गया है। इसी तरह यहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी, संग्राम सेनानी, भूतपूर्व सैनिक और महिलाओं के लिए भी यहाँ पर जो पहले बताए गए हैं उन्हीं श्रेणियों के अनुसार यहाँ पर उनकी फ़ीस निर्धारित की गई है। और एक अलग से जो है विकलांगता वालों के लिए जो मूल श्रेणी के निर्धारित शुल्क है उनका आधा शुल्क उनके लिए निर्धारित किया गया है, यानी कि 50% की यहाँ पर उनको छूट दी गई है, रिलैक्सेशन दिया गया है फीस में। तो यहाँ पर रिक्त पदों से संबंधित जानकारी आपको दी गई है, आपको इसको देख लेना है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के 12,603 पदों पर, टीजीटी के पदों पर यहाँ पर भर्तियाँ होनी हैं। तो ये अच्छा खासा पोस्ट है, तो आपको इसके लिए बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर कुल 12,603 पदों पर यहाँ भर्तियाँ होनी हैं। इसके अलावा आयु सीमा की यहाँ पर हम बात करें तो आयु सीमा 1 जुलाई की स्थिति में, 1 जुलाई 2021 की स्थिति में कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मिनिमम जो है 21 वर्ष होनी चाहिए 1 जुलाई 2021 की स्थिति में, और मैक्सिमम के बारे में कोई डिटेल्स यहाँ पर बात नहीं किया गया है, तो आप मिनिमम एज को ध्यान में रखिए। ठीक है, जो कि है 21 साल। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि वेतनमान के बारे में यहाँ पर क्या क्या दिया गया है। तो प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक संवर्ग यानी कि टीजीटी टीचर के लिए, टीजीटी के लिए यहाँ पर 44,900 से लेकर के 1,42,400 रुपये तक का यहाँ पर वेतन संवर्ग दिया गया है, जो कि पे लेवल 7 और ग्रेड पे
4600 रुपये के अंडर आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा खासा पेमेंट है। तो यहाँ पर लिखित परीक्षा के बारे में हम जानकारी देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा के बारे में यहाँ पर क्या जानकारी दी गई है। तो यहाँ दिया गया है कि स्नातक शिक्षक पद के चयन हेतु फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक, यानी कि जो फ्रेश कैंडिडेट है वो भी, और जो पहले से जो शिक्षा मित्र वगैरह हैं उनके लिए भी विषय पर आधारित सामान्य योग्यता की एक लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ विषय पर आधारित एक लिखित परीक्षा ली जाएगी जिसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 500 अंकों का होगा। टोटल क्वेश्चन इसमें 125 होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। ठीक है, तो 4-4 अंक के जो हैं 125 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे, जो कुल मिलाकर के 500 अंकों का होगा। ये क्वेश्चन पेपर की जो समयावधि है ना, टाइम लिमिट जो है वो 2 घंटे की होगी। 2 घंटे में आपको प्रश्न पत्र हल करना होगा और आपका प्रश्न पत्र जो है MCQ पैटर्न का होगा, है ना, बहुविकल्पी होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, उसमें से आपको सही विकल्प पर निशान लगाना है। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस विषय में कितने कितने पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये TGT याद रखिएगा, ये TGT के लिए है। ठीक, यहाँ पर TGT के लिए इसको दिया गया है। तो सबसे पहले है हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा के लिए यहाँ टोटल वैकेंसी जो है 1742 यहाँ पर दी गई है, जिसमें जनरल, OBC, SC और ST को मिलाकर के 1742 पोस्ट यहाँ पर दिए गए हैं। अब एक चीज़ याद रखिएगा, ये बालक वर्ग के लिए है। अब मैं अपने व्यूवर को एक चीज़ ये बता दूं कि कई सारे व्यूवर जो हैं बालक और बालिका वर्ग में कंफ्यूज हैं। तो उनका ये कन्फ्यूज़न है कि बालक और बालिका वर्ग असल में है क्या। तो आपका कन्फ्यूज़न अभी मैं दूर किए देता हूँ। ये जो बालक वर्ग है, ठीक है, बालक वर्ग है, इसको ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ मेल के लिए है। ये जो बालक वर्ग है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए है। बालक जो कैटेगरी है इसमें, बालक की कैटेगरी, उसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो बालिका वर्ग है उसमें सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जो हैं वही अप्लाई करेंगी। ठीक है, तो बालक में मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं और बालिका वर्ग में सिर्फ फीमेल अप्लाई करेंगी। लेकिन किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते समय जो बालिकाएँ हैं, है ना, जो फीमेल कैंडिडेट हैं, उनको ये तय करना होगा कि वो बालक वर्ग में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहती हैं या बालिका संवर्ग में अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहती है। उनको ये चुनाव करना होगा। तो बालक वर्ग में मेल और फीमेल दोनों अपना फॉर्म डाल सकते हैं। फिर देखते हैं गणित। गणित के लिए कुल पोस्ट जो है 1822 पोस्ट यहाँ पर स्वीकृत किया गया है। गृह विज्ञान के लिए 611, उर्दू के लिए 65, इंग्लिश के लिए 1587, कला के लिए 710। इस तरह सभी विषयों के लिए यहाँ पर बहुत अच्छे यहाँ पर पोस्ट दिए गए हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो है अर्हता के बारे में। ठीक है, कौन कौन से एलिजिबिलिटी यानी कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पेचीदा होता है हिंदी वालों के लिए। ठीक है, हिंदी वालों के लिए बहुत सारे कन्फ्यूजन यहाँ पर होते हैं, तो इसको हम डिटेल से यहाँ पर इसका अवलोकन कर लेते हैं। तो हिंदी वालों के लिए क्या कॉम्बिनेशन कहा गया है कि BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री। अब इसमें अथवा में दिया गया है कि BA हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं B.Ed या अन्य समकक्ष डिग्री। तो हिंदी वालों के लिए क्या है कि BA में वो हिंदी एक विषय के रूप में उनका होना चाहिए। इसके साथ साथ, ठीक है, इसके साथ साथ हिंदी तो होना ही चाहिए BA में, साथ में संस्कृत भी होना चाहिए। यानी कि जिनका हिंदी के साथ संस्कृत नहीं है, BA में हिंदी और संस्कृत विषय जिसका नहीं है, साथ में हिंदी प्लस संस्कृत जिसका नहीं है, वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही यहाँ पर आपको B.Ed डिग्री अनिवार्य कहा गया है, यानी कि TGT वैकेंसीज़ के लिए आपको B.Ed की डिग्री होना चाहिए। ठीक है, B.Ed की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए या फिर समकक्ष होना चाहिए। लेकिन हिंदी वालों के लिए हिंदी और संस्कृत साथ में पढ़ा होना चाहिए, ये है उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जिसने केवल हिंदी पढ़ा हुआ है वो हिंदी से अप्लाई नहीं कर सकता। तो बाकी सभी सब्जेक्ट के उतने कन्फ्यूजिंग नहीं रहते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और है, जैसे कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो सामाजिक विज्ञान के लिए भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो सामाजिक विज्ञान के लिए क्या क्या कहा गया है, तो इसमें काफ़ी कठिन नहीं है। सामाजिक विज्ञान के लिए भी ये 4 विषय दिए गए हैं: इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। ठीक है, इतिहास, राजनीति शास्त्र, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन चारों में से कोई भी 2 विषय लेकर जिन्होंने अपना BA कंप्लीट किया है वो लोग सामाजिक विज्ञान से TGT के लिए बड़ी आसानी से भर सकते हैं। यानी कि जैसे कि
वो 2 विषय उनको तीनों साल पढ़े होने चाहिए। ठीक है, बीए के तीनों वर्ष में 2 विषय होने चाहिए। अगर इतिहास और भूगोल लेकर के पढ़े हैं तो तीनों वर्ष जो है इतिहास और भूगोल उनका होना चाहिए, या फिर इन चारों में से कोई भी 2 सब्जेक्ट तीनों साल पढ़े होने चाहिए, तभी वो सामाजिक विज्ञान के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि पीजीटी से रिलेटेड क्या क्या जानकारी यहाँ पर दी गई हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन के बारे में हम लोगों ने देख ही लिया है। जो टीजीटी में जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है, सेम पीजीटी के लिए भी वही आवेदन की प्रक्रिया रहेगी। यहाँ तक कि जो तारीखें हैं, जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो भी सेम रहेंगे। अब आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ जो भी महत्वपूर्ण निर्देश है एग्ज़ाम से रिलेटेड है ना, परीक्षा का पैटर्न किस तरह से होगा, फॉर्म किस तरह से भरा जाएगा, उसके बाद शुल्क क्या क्या रहेगा, आवेदन शुल्क क्या क्या रहेगा, ये भी समान ही है ना। इसके बाद फॉर्म भर जाने के बाद जो आयु सीमा है, आयु सीमा भी सेम रहेंगी। यहाँ पर आयु सीमा आप देख सकते हैं सेम टू सेम है, टीजीटी की तरह ही है, पीजीटी का भी। और शैक्षणिक योग्यता भी ठीक, शैक्षणिक योग्यता के बारे में थोड़ा हम लोग आगे इसके बारे में बात करेंगे। वेतनमान के बारे में पहले यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वेतनमान देखिए क्या क्या दिया गया है। वेतनमान दिया गया है 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये इनका जो वेतनमान दिया गया है। और पे लेवल है 8 और ग्रेड पे है 4800। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है पेमेंट यहाँ पर इनको भी दिया जाएगा। ठीक है, अब भर्ती प्रक्रिया के बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। अब एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो लिखित परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार भी इसमें लिया जाएगा। तो लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक इसमें दिए जाएंगे और साक्षात्कार पर 10% अंक दिए जाएंगे, जो इस तरह से डिवाइड किए जाएंगे। जो साक्षात्कार है, पीजीटी में साक्षात्कार भी लिया जाएगा। तो जो टीजीटी की आप लोग की परीक्षा होगी उसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा। पूरे अंक जो हैं प्रश्न पत्र पर आधारित होंगे। ठीक है, लेकिन जो पीजीटी का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा उसमें इंटरव्यू भी लिया जाएगा। तो जो प्रश्न पत्र पर आधारित अंक होंगे वो 85% अंक होंगे और इंटरव्यू पर जो अंक दिए जाएंगे वो 10% अंक इंटरव्यू पर दिए जाएंगे। और जो 5% अंक बचेंगे वो विशेष योग्यताओं के आधार पर 5% अंक दिए जाएंगे। तो जो पीजीटी के लिए जो ज़रूरी अर्हता है वो होगी आपकी पीजी लेवल की, यानी कि आपको जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे उससे आपको पीजी होना अनिवार्य है और बीएड होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बीएड होना अनिवार्य नहीं है, किसके लिए? पीजीटी के लिए। लेकिन अगर आपने बीएड किया है तो विशेष योग्यता उसको माना जाएगा और उसके लिए आपको अंक भी प्रदान किया जाएगा। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि लिखित परीक्षा में 85% अंक मिलेंगे, साक्षात्कार में 10% अंक मिलेंगे, जिसमें से सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक, व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक और अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक दिए जाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा कि जो विशेष योग्यता के आधार पर 5% अंक दिए जाएंगे, जैसे कि किसी ने अगर पीएचडी किया है तो 2% अंक, और किसी ने एमएड किया हुआ है उसको 2% अंक मिलेगा और जिन्होंने बीएड किया है उनको 1% अंक मिलेगा। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिसने उपखंड 2 के आधार पर अंक प्राप्त कर लिया है, उपखंड 3 के अधीन कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। जिन्होंने एमएड किया हुआ है उनको बीएड के अंक नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, जिनको एमएड के आधार पर अंक दिया जाएगा उनको बीएड के आधार पर अंक नहीं दिया जाएगा। तो यह है कुछ इम्पोर्टेंट बात। यहाँ पर शॉर्ट में आप देख सकते हैं कि लिखित परीक्षा 425 अंक का होगा, साक्षात्कार आपका 50 अंक का होगा। ठीक है, और ये विशेष उपाधि के जरिए आपको 25 अंक यहाँ पर कुल मिलाकर के प्रदान किए जा सकते हैं, यानी कि अधिकतम 25 अंक यहाँ पर आपको दिए जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। यहाँ पर भी टोटल कुल 500 अंक के हो जाएंगे और टीजीटी में भी आपके 500 अंक के प्रश्न पत्र होंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि लिखित परीक्षा जो है 425 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 3.4 अंक के होंगे और सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। समयावधि वैसे ही 2 घंटों की होगी समयावधि और एमसीक्यूज़ के पैटर्न पर आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तदर्थ प्रवक्ता हैं
उनकी कार्य अवधि के हिसाब से उनको अंक अधिभार दिया जाएगा, है ना, वेटेज उनको दिया जाएगा। 1 वर्ष की सेवा पर 1.5 अंक उनको दिए जाएंगे, 1.5 अंक उनको दिए जाएंगे और अधिकतम 30 अंक साक्षात्कार के स्तर पर दिए जाएंगे। यानी कि जो पहले से जो टीचर हैं, है ना, जो शिक्षा मित्र जैसे जो टीचर हैं, उनको 1 वर्ष के लिए 1.5 अंक प्रदान किए जाएंगे उनको। तो इस तरह अंकों को डिवाइड किया गया है। साक्षात्कार हेतु मेरिट लिस्ट प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से, मेरिट लिस्ट जो बनेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन होगा। यहाँ पर हम हिंदी के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि हिंदी के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। हिंदी में एमए तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अब संपूर्णानंद विश्वविद्यालय वाराणसी, यानी कि हिंदी में एमए होना चाहिए तथा संस्कृत के साथ बीए होना चाहिए। यानी कि हिंदी में एमए तो होना चाहिए, लेकिन संस्कृत में माफ़ कीजिएगा, बीए में हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी होना चाहिए। जैसे टीजीटी में जो चीज़ था वही पीजीटी में भी है कि बीए में आपका हिंदी प्लस संस्कृत होना चाहिए बीए में, ठीक है। एमए में हिंदी तो होना ही चाहिए, हिंदी से एमए, लेकिन आपकी बीए में हिंदी के साथ संस्कृत भी होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो एक चीज़ और आपकी हो सकती है कि हिंदी में एमए के साथ साथ संस्कृत विषयों में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण योग्यताधारी को, है ना, यानी कि अगर आपने जो आपका पीजी है वो हिंदी से किया हुआ है, ठीक है, इसके अलावा अगर आपने संस्कृत से भी पीजी किया है, संस्कृत से भी पीजी किया है, दोनों से, हिंदी और संस्कृत दोनों से अगर आपने पीजी किया है, तो आपके यूजी में संस्कृत होने की जो बाध्यता है उससे आपको छूट मिलेगी। यानी आपने हिंदी और संस्कृत दोनों से पीजी किया हुआ है और अगर आपने अपने यूजी में संस्कृत नहीं पढ़ा है, सिर्फ हिंदी पढ़ा है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप बिल्कुल भर सकते हैं, ठीक है। तो अगर इससे संबंधित अगर और कोई जानकारी चाहिए, अगर आपकी और कोई प्रश्न है आपका, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ज़रूर से ज़रूर उसका जवाब देने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी विषयों के लिए उतनी कन्फ्यूजिंग नहीं होती है, ये हिंदी और सामाजिक विज्ञान वालों के लिए ही कन्फ्यूजिंग होती है थोड़ी। अंग्रेज़ी के लिए भी ठीक वैसे ही है कि इनको अंग्रेज़ी से जो है पीजी होना चाहिए। बाकी सभी विषयों के उतने कोई ख़ास कन्फ्यूजिंग यहाँ पर अर्हताएँ नहीं हैं, ठीक है। तो ठीक है, लगभग सभी पॉइंट पर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है और अगर आपके कोई भी यहाँ पर और भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और उसका जवाब देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसे शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इसी तरह टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड लेटेस्ट और नई जानकारियाँ इस चैनल पर आपको हमेशा से मिलती रहेंगी, ठीक है, हमेशा मिलती रहेंगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिएगा ताकि ऐसे ही न्यू अपडेट आपको जल्दी से जल्दी और ऑथेंटिक जानकारी के साथ आपको मिलती रहेगी, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।